नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। तो दोस्तों, अब समय हो चला है हमारे विशेष विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की का, जहाँ धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम धरती के करोड़ों वर्षों पुराने रहस्यों, उसकी बदलती प्रकृति और विज्ञान की रोशनी में छिपी उसकी कहानियों को सरल शब्दों में आपके पास लाएंगे। हर कड़ी में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक रोचक वैज्ञानिक संवाद के साथ। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ हैं बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के एक सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल के पोखरिया, जिनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ यानी BSIP की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। वह कार्यक्रम जहां मिट्टी, बीज और इतिहास अपनी अनकही कहानी खुद सुनाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो हमें लगभग 5000 वर्ष पीछे ले जाकर यह बताते हैं कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, कैसे खेती करते थे और बदलते मौसम से कैसे निपटते थे। हमारे साथ हैं बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज BSIP लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल के पोखरिया। डॉक्टर पोखरिया एक विख्यात पैलियो एथनोबॉटनिस्ट हैं, जिन्होंने हड़प्पा काल के जले हुए बीजों और पौधों के अवशेषों के अध्ययन से यह साबित किया कि 5000 साल पहले भी भारतीय किसान बेहद वैज्ञानिक, दूरदर्शी और जलवायु संवेदनशील थे। तो आइए डॉक्टर पोखरिया से सीधे सुनते हैं धरती की यह अनोखी कहानी। डॉक्टर पोखरिया, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए एक हर्ष का विषय है कि मुझे अपने शोध को श्रोताओं के साथ साझा करने का अवसर मिल रहा है। जी डॉक्टर पोखरिया, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर इमारतें, औजार या पॉटरी या मूर्तियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन आप तो हजारों साल पुराने जले हुए बीजों और पौधों के अवशेषों से इतिहास पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि पैलियो एथनोबॉटनी क्या है और इन छोटे से बीजों से आप पूरी सभ्यता की कहानी कैसे बुनते हैं। पैलियो एथनोबॉटनी, और इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये तो 1959 में हेलबेक ने पहले टर्म दिया था, लेकिन हम उसको आर्कियोबॉटनी ज़्यादा आसान शब्दों में श्रोतागण भी समझेंगे। आर्कियोबॉटनी एक सिंपल सा वर्ड होता है, तो उसको समझना ज़्यादा आसान समझ में आएगा श्रोताओं को, और वो डायरेक्ट आपको लिंक करता है आर्कियोलॉजिकल साइट से। तो पैलियो एथनोबॉटनी या आर्कियोबॉटनी वह विज्ञान है जिसमें हम प्राचीन मानव के पौधों के बीच रहे रिश्ते को समझते हैं। यह किसी पुरातात्विक स्थल की खुदाई होती है तो वहाँ जले हुए बीज, अनाज, फल, लकड़ी और अन्य पौध अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष हमें यह बताते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कौन सी फसलें उगाते थे और उनका प्राकृतिक पर्यावरण कैसा था। खुदाई के दौरान जो बीज आग के संपर्क में आते हैं वो कार्बन में बदल जाते हैं। उन्हें हम जले हुए बीज या चैड सीड्स कहते हैं। आग इन्हें नष्ट नहीं करती, बल्कि इन्हें इस तरह सुरक्षित कर देती है कि हजारों साल तक मिट्टी में बने रहते हैं। आज हम इन्हें वाटर फ्लोटेशन टेक्निक होती है के माध्यम से मिट्टी से अलग करते हैं और फिर सूक्ष्मदर्शी से इन्हें पहचान करते हैं। इन छोटे से बीजों के जरिए हमें ये समझ में आता है कि किस खास दौर में कौन सी फसल उगाई जाती थी, लोगों को भोजन आदतें कैसी थीं और जलवायु में बदलाव आने पर उन्होंने खेती और जीवन शैली में क्या रणनीतियां अपनाई। इस तरह के बीज केवल जैविक अवशेष नहीं होते, बल्कि इतिहास के जीवित दस्तावेज होते हैं, जिनसे हमें खेती, जलवायु और पूरी सभ्यता की कहानी एक एक परत खोलते हुए मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपका शोध बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मास्टर फार्मर थे और लगभग 29 तरह की फसलें उगाते थे। अगर हम कल्पना करें कि उस दौर का कोई सुपरमार्केट होगा तो उसमें कौन कौन से मुख्य अनाज, दालें और तिलहन हमें मिलते उस समय? अगर हम हड़प्पा काल के किसी बाजार या सुपरमार्केट की कल्पना करें
तो वह वास्तव में आज के आधुनिक सुपरमार्केट से कम नहीं होता। हमारे शोध के अनुसार लगभग 2600 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पावासी करीब 29 तरह की फसलें उगाते थे, जो अपने आप में उनकी उन्नत कृषि समझ को दर्शाता है। अनाजों की बात करें तो वहाँ गेहूं और जौ के साथ साथ चावल भी मिलता है। इसके अलावा बाजरा, ज्वार, कोदो और रागी जैसे मोटे अनाज भी उगाए जाते थे, जो अलग अलग मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप थे। अगर हम दालों की बात करते हैं तो दाल में मसूर, मूंग, कुल्थी, उड़द, मटर, चना और खेसारी जैसी फसलें शामिल थी, जो उनके भोजन को प्रोटीन से भरपूर बनाती थी। अगर हम तिलहन के रूप में देखें तो तिल, सरसों और अलसी की खेती की जाती थी, जबकि कपास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल की तरह कैश क्रॉप कह लीजिए तो उस रूप में रहा होगा। वह विविधता ही हड़प्पाई कृषि की असली ताकत थी। सर्दियों में जो जौ, गेहूं और दालें जैसे मटर, चना, मसूर, खेसारी उगाते थे, जबकि गर्मियों में चावल, श्री अन्न और दालें जैसे उड़द, मूंग और कुल्थी। यानी उन्हें रबी और खरीफ फसलों का अच्छा ज्ञान था। बीजों के अध्ययन से यह भी साफ हो जाता है कि हड़प्पाई किसान केवल उत्पादन पर नहीं बल्कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र पर भी ध्यान देते थे। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी। हड़प्पाई किसान जानते थे कि शीत और ग्रीष्म ऋतु में अनाज के साथ साथ दालों को भी एक अंतराल में बोना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ये आपने बड़ा एक दिलचस्प बात बताई, क्रॉप रोटेशन वाली। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक क्रॉप रोटेशन का समर्थन करते हैं। किसानों को बताया जाता है कि भाई आप क्रॉप रोटेशन करो। तो यानी ये हड़प्पा संस्कृति जो थी, हमारी किसान संस्कृति करीब 5000 वर्ष पहले, तो वहाँ से भी ये बातें हमें दिखाई पड़ रही हैं। यानी एक समृद्ध परंपरा वहाँ रही है जी। अच्छा, इसलिए हड़प्पा केवल ईंटों और शहरों की कहानी नहीं है जी, बल्कि उन समझदार किसानों की कहानी है जी, जिनकी कृषि रणनीतियों के दम पर इतने बड़े और सुनियोजित शहर हजारों साल तक टिके रह सके। जी सर। गुजरात के कानमेर और खिरसारा जैसे स्थानों पर आपने लंबे समय तक वहाँ के खुदाई की है और वहाँ विश्लेषण किया है। तो ऐसे कौन से खास प्रमाण या खोजें थीं जिसने हमारी यह धारणा बदल दी कि प्राचीन खेती बहुत साधारण नहीं थी? अगर हम बात करें कानमेर और खिरसरा की, कानमेर और खिरसरा से पहले हम लोगों ने बालू और कुणाल में भी काम किया, जो 1993-94 में स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद जो कानमेर 2006 में ये इंडो जापान आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था, जो 2006 में शुरुआत हुई इसकी, और उसके बाद खिरसरा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2010 में इसको एक्सकेवेट किया। इन दोनों स्थलों से जो साक्ष्य सामने आए, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि प्राचीन खेती केवल जीवन यापन का साधन नहीं था, बल्कि यह सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली थी। यहाँ हमें अलग अलग मौसम की फसलों के अवशेष, भंडारण के प्रमाण और अत्यधिक विविध बीज मिले, जो ये दिखाते हैं कि किसान भविष्य की योजना बनाकर खेती करते थे। कानमेर में हमें विभिन्न प्रकार के पौध प्रजातियां के अवशेष मिले। शुरुआती चरण में यहाँ जौ और गेहूं जैसी सर्दियों की फसलें मिली, जिसे हम अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लेट मैच्योर फेज आता है, वहाँ मानसून कमजोर हुआ और जलवायु बदली। किसानों ने अपनी रणनीति बदली और बाजरा, ज्वार और रागी जैसे सूखा सही मोटे अनाज अपनाए, जिनको हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप भी कहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी समझदारी थी। और देखा जाए तो बाजरा, ज्वार और रागी ये हमारे भारतीय अनाज नहीं हैं, ये अफ्रीकन क्रॉप्स हैं। यही उनकी सबसे बड़ी समझदारी थी। और ये भी बताते हैं ये कि उस समय ट्रेड काफी अफ्रीकन कंट्रीज से भारतवर्ष का हड़प्पन ने स्टार्ट किया होगा। यह विविधता अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि वो केवल एक दो फसलों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को समझकर खेती कर रहे थे। खिरसरा में भी हमें कानमेर जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। यहाँ भी किसानों को ग्रीष्म और
शीत ऋतुओं के अनुसार फसलों की खेती का ज्ञान था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई किसान बिना किसी आधुनिक औजार या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के भी क्रॉपिंग पैटर्न, फसल चक्र को भली भांति जानते थे। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को, तो ये कोर रीजन है जहां आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आपका ये गुजरात जो है ये पेरिफेरल जोन में आता है। और भारतवर्ष की अगर खेती के बारे में बात करें तो ये इंडियन समर मॉनसून पर पूरा डिपेंडेंट रहता है। अगर आप कोर रीजन जहां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बात करते हैं तो कोर रीजन में जो है एक पेरिनियल रिवर सिस्टम है जो हिमालय से पानी आता है नदियों में। इवन जब सूखा भी पड़ा होगा तो उन नदियों के पेरिनियल रिवर सिस्टम में पानी रहने की वजह से उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया होगा और अपनी खेती जो वो अर्ली हड़प्पन में कर रहे थे, तो मैच्योर हड़प्पन में उनका डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप का हो जाता है। लेट हड़प्पन में भी वही स्टार्ट किया। लेकिन हम देखते हैं कानमेर खिरसरा जो कि आपके गुजरात में है, यहाँ पे कोई पेरिनियल रिवर सिस्टम नहीं है। तो जो भी एग्रीकल्चर रही होगी वहाँ पे खेती बाड़ी जो भी करते रहे होंगे वो आपको समर मॉनसून पे ही डिपेंडेंट रहे होंगे। तो अगर उन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया है, जो आप सूखा सोन मोटे अनाज की तरफ गए लेट हड़प्पन फेज में, ये यही दर्शाता है कि उस समय इंडियन समर मॉनसून वीक था और जिसकी वजह से उन्होंने अपने कृषि में बदलाव किया और वो कम पानी वाली क्रॉप्स को ग्रो करने लगे, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एडेप्टेशन एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। आज की भाषा में अगर इसको हम कहें ह्यूमन एडेप्टेशन इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज। जैसा कि सर आपने बताया कि हड़प्पा काल में भी मॉनसून कमजोर हुआ था और लंबा सूखा पड़ा था, सूखे की स्थितियां बनी होंगी वहां। तो आज की तरह हड़प्पा काल में कोई मौसम विभाग या सैटेलाइट तो था नहीं जो तुरंत मौसम की पूर्वानुमान दे दे और सूचनाएं दे दे। तो ऐसे में हड़प्पा वासियों ने अपनी फसलों के चयन यानी जो क्रॉप सिलेक्शन है और खेती के जो तरीके हैं, उनके जो तरीके थे खेती के, उसमें क्या खास बदलाव किए होंगे ताकि वो उस सूखे की संकट से उबर सकें। और उस समय हड़प्पा वासियों ने खुद को बचाने के लिए भी कुछ न कुछ किया होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं पहले बता चुका हूँ इसमें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समाज बिना आधुनिक तकनीक के भी जलवायु संकट का सामना कैसे करते थे। पहले इथनोबॉटनिकल शोध और रेडियो कार्बन डेटिंग से स्पष्ट होता है कि लगभग 4200 साल पहले जब मॉनसून कमजोर पड़ा और उत्तर पश्चिम भारत में लंबे सूखे की स्थिति बनी और जहां मैंने पहले बताया पेरिनियल रिवर सिस्टम नहीं था जैसे कि गुजरात, तब हड़प्पा सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई। इसके विपरीत उनसे अपनी कृषि रणनीति की समझदारी से उन्होंने बदलाव किया। शुरुआती हड़प्पा काल में खेती मुख्यतः जल पर निर्भर सर्दियों की फसलों पर आधारित थी। उस समय जौ की हिस्सेदारी लगभग 90% तक थी और गेहूं भी प्रमुख फसल थी। ये फसलें अपेक्षाकृत अधिक पानी मांगती थी और स्थिर मानसून पर निर्भर थी। लेकिन जैसे जैसे वर्षा अनियमित हुई और जल संसाधन घटने लगे होंगे, हड़प्पा वासियों ने अपने अनुभव और पर्यावरणीय संकेतों के आधार पर फसल चयन में बड़ा बदलाव किया। जैसे कि हमको पैलियो इथनोबॉटनिकल शोध में पता चलता है, उन्होंने पानी के अधिक मांग वाली फसलों को कम किया और उनकी जगह सूखा सहीन फसलों को अपनाया। इस दौर में बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाजों की खेती तेजी से बढ़ी। ये फसलें कम वर्षा में भी अच्छी पैदावार देती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं और खराब मिट्टी में भी उग सकती हैं। शोध से पता चलता है कि सूखे के समय श्री अन्न की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 85% तक पहुंच गई। इसके साथ ही दालों की खेती भी बढ़ाई गई, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रही और भोजन में प्रोटीन की कमी नहीं हुई। फसल विविधता यानी एक ही क्षेत्र में कई तरह की फसलों की खेती हड़प्पा वासियों की सबसे बड़ी ताकत बनी।
रेडियो कार्बन डेटिंग और पूरा वनस्पति साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बावजूद हड़प्पा समाज टूटा नहीं, बल्कि उसने खुद को ढाला, बस्तियों का स्वरूप बदला, खेतों में बदलाव और भोजन की आदतों में भी परिवर्तन आया। इसीलिए कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ, उनसे अनुकूलन किया। और यही आज के लिए सबसे बड़ा सबक है। जलवायु संकट के समय टिके रहने की असली ताकत तकनीक नहीं बल्कि समय पर किया गया अनुकूलन है। जैसा आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता वर्ल्ड की वन ऑफ द सिविलाइजेशंस थी जो कंटिन्यूअस, इतने वीक इंडियन समर मॉनसून होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू करती है, अडेप्ट करती है उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को, लेकिन और सभ्यताएं नहीं कर पाती हैं। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में मोटे अनाज और श्री अन्न का प्रचलन था, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा था और आज भी हम मोटे अनाज को प्रोत्साहित करते हैं। तो आपके रिसर्च के आधार पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बाजरा, ज्वार और रागी हड़प्पा सभ्यता के लिए भी उसी तरह के सुपर फूड थे जैसा कि आज हम उन्हें सुपर फूड मानते हैं? बिल्कुल। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाजरा, ज्वार और रागी हड़प्पा सभ्यता के लिए भी वही भूमिका निभा रहे थे जो आज हम सुपर फूड सबसे समझते हैं। फर्क बस इतना है कि तब यह कोई फैशन या अभियान नहीं रहा होगा, यह जीवन की जरूरत रही होगी। हड़प्पा वासी इन छोटे अनाजों का नियमित रूप से सेवन करते थे, जैसा कि हमको प्रमाण मिलते हैं खुदाई में, और जो दाने उनके अवशेष हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कि आपका बाजरा है, ज्वार है, रागी है। ये सूखे के समय भोजन व्यवस्था की रीढ़ रहे होंगे। और पोषण की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इनमें ऊर्जा, रेशा, खनिज तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। साथ ही ये अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। आज जब हम श्री अन्न अभियान की बात करते हैं तो यह कोई नई सोच नहीं है, यह दरअसल हमारे अतीत की वैज्ञानिक समझ का पुनर्जीवन है। हड़प्पा काल का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जलवायु के अनिश्चित दौर में मोटे अनाज केवल खेती का विकल्प नहीं बल्कि समाज की स्थिरता और स्वास्थ्य की कुंजी होते हैं। जी, और हड़प्पा सभ्यता केवल खेती के लिए ही नहीं बल्कि पौधों और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के लिए भी जानी जाती थी। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि हड़प्पा वासियों की हॉर्टिकल्चर और स्वास्थ्य संबंधी प्रथाएं कैसी रही होंगी? जी बिल्कुल। हमारे आर्कियोबॉटनिकल जो बीज और फल इत्यादि के जो अवशेष मिलते हैं उसमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी सिर्फ अनाज और दाल उगाने तक सीमित नहीं थे। वो हॉर्टिकल्चर के रूप में अगर देखें तो अनार, नींबू, अंगूर, मेहंदी, जैस्मीन, हरसिंगार, सेम, लहसुन, भांग, खरबूजा, ककड़ी आदि के बागवानी भी करते रहे होंगे, क्योंकि इनके अवशेष भी हमको इन साइट से मिलते हैं। इससे न सिर्फ उनके भोजन और व्यापार की विविधता आती रही होगी बल्कि उनका स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता भी बेहतर रहता। हमारे शोध से पता चलता है कि हरियाणा के बनावली आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ से हमको खुदाई में शिकाकाई, आंवला और रीठा के बीज मिले जो एक बर्तन में रखे हुए थे, जो जले हुए थे, जो आज के आधुनिक शैम्पू में वही कंपोजिशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो शैम्पू का जो हम आज की दौर में देखते हैं जो उसमें का भी यही मिक्सचर होता है, कंपोजिशन है, जो शिकाकाई, रीठा और आंवला। तो इससे यही साबित होता है कि हड़प्पा वासी भी इस नॉलेज को, शैम्पू कंपोजिशन को जानते थे जो आज हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा वासी साफ सफाई, स्वास्थ्य को लेकर भी सजग थे और उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत कुशलता से इस्तेमाल किया। आपने हरियाणा और राजस्थान से लगभग 2400 ईसा पूर्व के चावल के अवशेष खोजे हैं। क्या यह खोज इस धारणा को चुनौती देती है कि भारत में चावल की खेती अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुई? हाँ बिल्कुल, यह खोज भारतीय कृषि इतिहास की हमारी पारंपरिक समझ को सीधे चुनौती देती है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि भारत में चावल की खेती अपेक्षाकृत बाद के काल में शुरू हुई
और इसका मुख्य केंद्र पूर्वी भारत या गंगा के मैदान रहे। लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता की जो साइट्स हैं, जैसे कुणाल है, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, जिनको साइट्स हैं, वहाँ से हमने इनको डेटिंग किया, वहाँ से इनके अवशेष प्राप्त हुए और डेटिंग करने के बाद ये पता चला कि ये 2400 ईसा पूर्व के चावल के अवशेष हैं। तो हरियाणा और राजस्थान से प्राप्त ये चावल के दाने केवल किसी दुरुस्त व्यापार या आयात का संकेत नहीं हो सकते, बल्कि यह साफ बताते हैं कि उत्तर भारत के लोग बहुत पहले ही चावल उगाने की तकनीक से परिचित रहे होंगे। इसका अर्थ है कि धान की खेती उस समय केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत तक फैल चुकी थी। और अगर हम देखते हैं अपने आर्कियोबॉटिकल एविडेंस में, तो आपके गंगा वैली या गंगा के मैदान कह लीजिए, वहाँ पे जौ, गेहूं, आपके मसूर, मटर, चना इत्यादि जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए सबसे पहले, वो बीज हमको उत्तर भारत में भी आपके गंगा के मैदान में मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उन लोगों के आपस में उत्तर पश्चिम भारत के लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आपके गंगा मैदान के लोगों के साथ में रहे होंगे। तो पहले इथनोबॉटनिकल विश्लेषण और रेडियोकार्बन डेटिंग से यह भी स्पष्ट होता है कि चावल गर्मियों की फसल यानी खरीफ सीजन से जुड़े हुए थे। इसका मतलब है कि इस दौर के किसान मौसम को समझते थे। इससे एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, उत्तर भारत के किसान लगभग 5000 साल पहले ही कृषि नवाचार की दिशा में सोच रहे थे। बिना आधुनिक औजारों, सिंचाई परियोजनाओं या वैज्ञानिक संस्थानों के वे स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार नई फसलों को अपनाने में सक्षम थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से मिले यह चावल के दाने, ये कुछ दानों की कहानी नहीं है, यह उस बौद्धिक क्षमता और अनुकूल शक्ति की कहानी है जिससे भारत को कृषि की एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा दी। तो हम संक्षेप में कहें तो भारत में चावल की खेती हमारी सोच से कहीं अधिक पुरानी है और उत्तर भारत के लोग बहुत पहले ही गर्मियों में धान उगाने की वैज्ञानिक समझ विकसित कर चुके थे। यह खोज हमें यह भी बताती है कि भारतीय कृषि का इतिहास रेखीय नहीं बल्कि बहुकेंद्रित, विविध और अत्यंत गतिशील रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जी, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि धान या चावल हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है और आज भी वो हमारे धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों में हमें देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं जब आत्मनिर्भर भारत की, तो यह एक अहम सवाल उठता है कि क्या हमें विदेशी हाइब्रिड बीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पारंपरिक देसी बीजों जैसे ड्वार्फ व्हीट, कुल्थी, मूंग, उड़द, अरहर और स्थानीय किस्मों पर फिर से ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारे शोध से यह भी साफ संकेत मिलता है कि भारत की कृषि परंपरा की सबसे बड़ी ताकत उसके देशी और स्थानीय बीज रहे हैं। हड़प्पा और उसके जुड़े स्थलों से हमें ड्वार्फ व्हीट यानी बोना गेहूं कहते हैं उसे, इत्यादि जैसे स्वदेशी फसलों के प्रमाण मिले हैं। यह किस्में स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार विकसित हुई थी। इन देसी बीजों की खासियत यह थी कि ये कम पानी में उगती थी, स्थानीय कीटों और रोगों के प्रति अधिक सहनशील रही होंगी और बदलते मौसम के साथ खुद को ढाल सकती थी। आज हम जिसे क्लाइमेट रिजाइलेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, इसका जीवंत उदाहरण हमें अपने अतीत में ही मिलता है। मेरे अनुसार आत्मनिर्भर भारत की असली भावना यही है कि हम अपने पारंपरिक जलवायु लचीले बीजों को संरक्षित करें, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुधारें और खेती के केंद्र में वापस लाएं। हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमें यह याद दिलाते हैं कि भविष्य की खेती का समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी जमीन और बीजों में छिपा है। और अब हम डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक वैज्ञानिक के रूप में आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? क्या आने वाले वर्षों में हमें प्राचीन भारत की कृषि, खानपान और पर्यावरण ज्ञान से जुड़े कुछ और आश्चर्यजनक तथ्य आपसे सुनने को मिलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। मेरी शोध यात्रा अभी रुकी नहीं है, बल्कि अब हम एक नए और बेहद महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही हैं। इस समय मेरा मुख्य फोकस गंगा घाटी
के नवपाषाण कालीन स्थलों पर है। यह स्थल हमें भारत की शुरुआती कृषि और भोजन परंपराओं की जड़ों तक ले जा सकते हैं, जिसमें धान की खेती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय इलाकों और मध्य भारत में पुरातन वनस्पति शोध की दृष्टि से आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो लगभग अछूते हैं। इन क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, ताकि समय और भू स्थान के संदर्भ में विभिन्न फसलों के प्रसार, स्वीकार और अपनाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से हम भविष्य में समझ सकते हैं। और सर, आपने क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के किसानों की परंपराओं, उनके खेती के तौर तरीकों को देखा है, आपके शोध में बड़े दिलचस्प और आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं। तो हमारे आज का जो अन्नदाता है, हमारे आज के जो किसान हैं, उनके लिए आपकी खोज और आपकी रिसर्च से क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सरल और स्पष्ट है। एक ही फसल पर निर्भर न रहें, अपने स्थानीय और पारंपरिक बीजों को अपनाएं, श्री अन्न और दालों को लौटाएं। हमारे पूर्वजों ने बिना मशीन और आधुनिक तकनीक के संतुलित क्लाइमेट रिजाइलेंस खेती की थी, और आज हम आधुनिक तकनीक के साथ इसे और बेहतर बना सकते हैं। जी, और आपका यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध केवल इतिहास ही नहीं है, बल्कि भविष्य भी है। इसे आप हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में कैसे समझाना चाहेंगे? मैं इसे केवल इतिहास के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि इसे भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश और ब्लूप्रिंट मानता हूँ। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले खेती और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया था, सूखा पानी के चक्र को समझा, फसल चक्र और विविधता अपनाई, और स्थानीय बीजों के जरिए पोषण और जलवायु सहनशीलता सुनिश्चित की। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, अनियमित मॉनसून और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये प्राचीन प्रयोग हमें स्पष्ट संदेश देते हैं। एक ही फसल पर निर्भर न रहें, मोटे अनाज, श्री अन्न और स्थानीय बीजों को अपनाएं। फसल विविधता और पारंपरिक कृषि तकनीकों से मिट्टी और पानी की बचत करें। हमारे अतीत से ये ज्ञान केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि तकनीक और आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर आज की खेती को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए मेरा शोध कहता है, इतिहास से सीखकर भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है, और यही प्राचीन भारत की कृषि, खान-पान और पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पोखरिया, आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए। 5000 वर्ष पीछे जो हमारे हड़प्पा सभ्यता में हमारे किसान क्या खाते थे, कैसे खेती करते थे और मौसम के बदलावों से कैसे निपटते थे, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना कि धरती कभी चुप नहीं रहती, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार पोखरिया के शोध निष्कर्ष और खोज हमें सिखाते हैं कि भविष्य की खेती का रास्ता हमारे अतीत से होकर जाता है। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, आपके प्रिय कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। निमिष कपूर को दीजिए अनुमति। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए डॉक्टर अनिल के पोखरिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बिरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान, लखनऊ, जिनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बिरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी धरती की में हमने जाना कि अगर हम करीब 5000 साल पीछे जाएं, तो हमारे पूर्वज सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जीना जानते थे। उन्होंने खेती और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा था। दोस्तों, जब हमने यह समझने की कोशिश की कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे खेती करते थे और बदलते मौसम से कैसे निपटते थे, तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वाकई में मास्टर फार्मर्स थे।
तो दोस्तों आज के कहानी धरती की के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें जानी और अगर आपने आज के कार्यक्रम को ध्यान से सुना और समझा होगा तो आज का जो हमारा प्रश्न है उसका जवाब आप आसानी से हमें दे पाएंगे। आज का हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अनिल पोखरिया के शोध के अनुसार लगभग 2600 ईस्वी पूर्व हड़प्पा वासी कितनी तरह की फसल उगाते थे। हम सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। डॉक्टर अनिल पोखरिया के शोध के अनुसार लगभग 2600 ईस्वी पूर्व हड़प्पा वासी कितनी तरह की फसल उगाते थे। आप इसका जवाब हमें व्हाट्सएप नंबर 8887019138 पर भेज सकते हैं। 3 बार 8 70 19 138 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fm@kgmcindia.edu या फिर आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, 2nd फ्लोर। बाकी इंतजार रहेगा आपके जवाब का। मिलते हैं अगले मंगलवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीखते जाइए और सुनते जाइए 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज।